हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी इंटर आर्ट्स की अगर तैयारी कर ले इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। जी हाँ, आप ही के लिए। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते और ये 40 ऑब्जेक्टिव को हम कवर करने वाले इस वीडियो में, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन कहता है किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की थी। दोस्तों याद रखिएगा कि शीत युद्ध जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चला था। शीत युद्ध के दौरान पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो दो खियों में बढ़ चुका था। एक पूंजीवादी देश अमेरिका, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लीड कर रहे थे, और दूसरा साम्यवादी देश रूस। पूरी अगर विश्व की अगर बात करें दो खियों में बढ़ चुका था। उस समय बोल सकते हैं कि 1991 तक ये दोनों के बीच शीत युद्ध चलता रहा, जो कि 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात बोल सकते शीत युद्ध खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका बचा एक महाशक्तिशाली के रूप में, जो कि राइट आंसर हमारा होगा अमेरिका। याद रखिएगा 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो रूस का पतन हो गया। रूस सोवियत संघ, जो पहले इसका पुराना नाम था यूएसएसआर, जो कि 15 भागों में टूट चुका था। रूस उसी 15 भाग में से एक भाग था। और देखा जाए अमेरिका, जो कि सोवियत संघ के पतन के बाद पूरा विश्व में एक ध्रुवीयता स्थापित करने में कायम हुआ था। राइट आंसर हमारा होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अगर स्थापना अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी द्वारा किया गया था। ये पार्टी कहाँ है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और वर्तमान में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की क्या है, वो मुख्यमंत्री है, सी हमें याद रखिए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि शिवसेना कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। याद रखिएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र का। दूसरा आपसे पूछ सकता है अकाली दल अकाली दल कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। और एक और क्वेश्चन पूछता है जदयू कहाँ की पार्टी है दोस्तों? बिहार। ये तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में, इससे एक ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा शिवसेना अगर क्षेत्रीय पार्टी अगर पूछे शिवसेना कहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, तो याद रखिएगा वो दोस्तों महाराष्ट्र का है। अगर अकाली दल की अगर बात करें तो पंजाब का है। और जदयू की बात करें तो ये याद रखिएगा ये हमारे बिहार का पार्टी, याद रखिएगा। ये तीनों ऑब्जेक्टिव में से किसी कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ले तो याद रखिएगा ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इसके पार्टी के संस्थापक भी है और पार्टी के कर्ता धर्ता भी है। वर्तमान में वही लीड कर रही है और वो पार्टी के संस्थापक भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 नंबर। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों, हमारे देश की जो संस्था है, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसको हम संसद कहते हैं। और संसद की बात करें तो इसके 2 कक्ष होते हैं। संसद में 2 कक्ष होते हैं। एक पहली जिसे हम लोकसभा कहते हैं, लोकसभा। दूसरा जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, राज्यसभा। 2 कक्ष होते हैं। हालांकि अगर संसद अगर पूछा जाए संसद में कौन कौन शामिल होते तो याद रखिएगा संसद में लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति शामिल होते।
तीनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, वो संसद बन जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा है राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, राज्यों का। अगर लोकसभा से पूछ दिया जाए कि लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखिएगा ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जिसके याद रखिएगा लोकसभा में टोटल अगर सीट की बात करें तो 543 है, और राज्यसभा की सीट की बात करें तो याद रखिएगा 245। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है, याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल टोटल 5 साल होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। वही अगर हम राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों 6 साल होता है। राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। याद रखिएगा लोकसभा में जो भी सदस्य अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम उनका आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी वर्ष चाहिए दोस्तों, याद रहे 25 साल। अगर राज्यसभा के हम सदस्यता अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम हमें 30 साल उम्र होना चाहिए। अगर आयु आपका 30 वर्ष है तो हम लोग राज्यसभा का क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। उसके लिए चुनाव लड़ना होगा, जो कि राज्यों से जाते हैं लोग। जो हमारे विधायक होते हैं वही विधायक जाके कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। और जो हमारे सांसद होते हैं जिसे हम चुनाव के माध्यम से भेजते हैं अपनी सरकार में कानून बनाने के लिए, वो हमारे सांसद जाके कहाँ बैठते हो, लोकसभा में। और हमारे राज्य के विधायक जाके कहाँ बैठते हो, राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे भारत के राज्यों का, भारत के राज्यों का, ऑप्शन बी। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो याद रखिएगा हमारे भारत के राज्यों का। राज्यसभा में जाने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए, 30 साल। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए, 25 साल। लोकसभा का कार्यकाल याद रखिए दोस्तों 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। लोकसभा अस्थायी सदन है जो कि भंग हो सकता है। 5 साल में क्या हो जाती है दोस्तों, भंग हो जाती है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि राज्यसभा कैसा सदन है, तो याद रखिएगा ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है। कितने साल में दोस्तों, याद रखिए 5 साल में। हालांकि अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो 5 साल से पहले भी ये भंग हो सकती है, याद रखिए। अगर अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 137, ऑप्शन डी 143। जवाब दीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन ए 123। देखिए आर्टिकल 123 में कहा गया कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए टेम्पोररी कानून लागू कर सकते हैं, जिससे हम अध्यादेश कहते हैं, अध्यादेश। वैसे तो कानून बनाने के लिए संस्था हमारी है संसद। वायदे में अगर संसद काम नहीं करे, अगर उसकी बैठक ना हो, तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी कानून बना सकते हैं, जिनके बोल सकते हैं अधिकतम अवधि 6 महीने तक रहती है, याद रखिएगा। राज्यसभा उसी को हम क्या कहते हो, अध्यादेश कहते हैं। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 130। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि राज्यपाल अध्यादेश कितने आर्टिकल के तहत करते हैं, तो इसी को देखिए 123, ये एक को बीच में कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्त, 213। याद रखिएगा राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे 123 के तहत। याद रखिएगा दोनों एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते आर्टिकल 123 के तहत, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते आर्टिकल 213 के तहत। दोनों ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए 123। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूक्रेन पर
रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कहता है कि यूक्रेन पे रूस ने आक्रमण क्यों किया था, इसका क्या कारण थे कि रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन ये कहता है कि यूक्रेन के तेल संसाधन। ऑप्शन बी, यूरोप के साथ संबंध बनाना। यूक्रेन हो सकता है यूरोप के साथ संबंध बनाना चाहता होगा, या हो सकता है क्रीमिया को जीतना चाहता होगा रूस, इसलिए यूक्रेन पे वो हमला किया। और चौथा, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना। दोस्तों इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने से रोकना। देखिए दोस्तों ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये जो यूक्रेन है ना, ये रूस से बहुत सटा हुआ है। अब रूस से सटा होने के कारण रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन किसका सदस्यता प्राप्त करे, नाटो। देखिए दोस्तों, नाटो है जो कि बोल सकते हैं एक सैनिक गठबंधन है जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया, और इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 32 सदस्य। हालांकि स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य थे, याद रखिएगा, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्यता कितनी है, टोटल 32 सदस्य। और इसका स्थापना याद रखिएगा कब हुआ था, 1949 में। जो कि किसका सैनिक गुट है दोस्तों, अमेरिका का। किसका है दोस्तों, अमेरिका का, याद रखिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर यूक्रेन नाटो की अगर वो सदस्यता ग्रहण करता है, जैसे ही वो नाटो की अगर सदस्यता ग्रहण करता है जिसकी स्थापना 1949 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि नाटो में 32 देश आते हैं, और ये 32 देश की सेना यूक्रेन में घुस जाएगी। और जाहिर सी बात है यूक्रेन में जैसी 32 देश की सेना आएगा तो रूस के लिए खंडा मरना है। अब रूस नहीं चाहता है कि ये 32 देश की सेना यूक्रेन में आए, जो कि रूस के लिए खतरा साबित होगा। इसलिए रूस इन्हें क्या कर दिया हो, यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, और अभी तक आक्रमण कर अभी तक पीट रहा है। इसको नहीं जाना चाहिए ना, यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना चाहिए था, बेचारा समझ में नहीं करता है। 2000 बोल सकते 22 के आसपास आक्रमण किया था, और अभी भी आप बोल सकते हैं यूक्रेन को क्या करा, मार रहा है रूस। यूक्रेन को समझना चाहिए कि आपके वजह से किसी को तकलीफ हो जाता है, नहीं जाना चाहिए था, फिर भी बेचारा जा रहा है, क्या कीजिएगा, इसलिए अभी तक मार खा रहा है। आगे भी लगता है मार खाते रहेगा, अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते हैं। खैर छोड़ दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा देश रूस पे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का क्या करता है, लगातार विरोध करता है। देखिए दोस्तों, जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया ना, अब जितने भी यूएनओ संस्था थे, चाहे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थे, सभी ने रूस पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगा दिए। किसी का कहना है कि रूस से कोई व्यापार नहीं करेगा, किसी का कहना है कि रूस को जहां देखना गिरफ्तार कर लेना है, रूस के राष्ट्रपति को। तो बहुत सारे मुकदमे वगैरह सभी चल रहे हैं, और बहुत सारे पाबंदी भी लगा दी गई। लेकिन दो ऐसे देश है जो कि इस पाबंदी का लगातार विरोध करते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो देश है, एक हमारे भारत और दूसरा चीन। हमारे भारत, आपको पता है कि रूस और भारत के बीच पुरानी दोस्ती है, जाहिर सी बात है कि हमारा भारत लगातार रूस का सपोर्ट करवे करेगा। और चीन, चीन इसलिए सपोर्ट करता है कि चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका क्या करे, वो हमारे एशिया में कदम रखे, क्योंकि एशिया में अगर दबदबा बनाना चाहता है तो चीन भी चाहता है कि हमारा दबदबा एशिया बना रहे। इसलिए चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका हमारे कामों में दखल दे, इसलिए इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए हैं, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए और बी दोनों। हालांकि जब एग्जाम होगा तो इसमें ए और बी दोनों दे देगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसे हमारा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में याद रखिएगा 245 सीट है, और लोकसभा में 543। याद रखिएगा लोकसभा में
लोकसभा में 2 और अतिरिक्त सदस्य थे एंग्लो इंडियन, जिसकी नियुक्ति की जाती थी, हालांकि अब हटा दिया गया, अब 543 ही। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो 12 सदस्य ऐसे होते जिसको राष्ट्रपति क्या करते हो, मनोनीत करते हैं। 12 सदस्यों को क्या करते हो, मनोनीत करते हैं। मनोनीत करने का मतलब बिना इलेक्शन, बिना चुनाव को आपको क्या करना है, संसद भवन में आ जाना है। वो आपके पास कुछ टैलेंट होनी चाहिए, या तो आप कविता कहने में अच्छे हों, या तो आप कला, साहित्य या विज्ञान की दृष्टि से आप बोल सकते काफ़ी अच्छे हो। अगर ये सब क्षेत्रों में और निपुण है तो क्या करती है सरकार, चाहती है कि ये सभी क्षेत्रों में निपुण व्यक्तियों को संसद में जगह मिले, ताकि हमारे जो भारत है इसको ये सब का भी बोल सकते हैं नॉलेज मिले और लोग इसके बारे में जागरूक हो। कला, साहित्य, लेखन ये सब में अगर निपुण है तो टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हो, मनोनीत करते हैं बिना इलेक्शन के। मतलब इसमें बोल सकते जो भी 245 में से टोटल अगर देखा जाए तो 12 अगर माइनस करते तो 233, 233 ही प्रतिनिधित्व करती है। बाकी 12 सदस्य आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। भारत के 28 राज्य में से किसी भी स्टेट से आप 12 सदस्य को मनोनीत करते ही राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था? निम्नलिखित में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? याद रखिएगा, ये आयोजन करने वाले हमारे भारत, हमारे भारत ने क्या किया था, G20 शिखर सम्मेलन का क्या किया था, आयोजन किया था 2023 में। याद रखिएगा, ये G20 क्या है, जी से आपका ग्रुप हो जाएगा, 20 गो देशों का ग्रुप है जो कि G20 कहलाता है। इसका 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि भारत जिसके अध्यक्षता किया था, भारत ने कराया था। और भारत इसी में कहा था कि हमारी जो पृथ्वी है, एक पृथ्वी, एक परिवार, और एक जीवन, G20 शिखर सम्मेलन जो 18वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया था। भारत ने अपना ये थ्योरी दिया था कि 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 लाइफ। इसी को हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत के द्वारा दिया गया मूल मंत्र था, जो कि कब दिए थे, वो 2023 में दिए थे। कौन सा शिखर सम्मेलन, 18वां। और किसका शिखर सम्मेलन, तो याद रखिएगा G20 का, G20 का मतलब 20 देशों का ग्रुप, जिसमें भारत भी आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। दोस्तों, एक व्यक्ति एक वोट, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होता है। हम हो चाहे आप हो, जिनका आयु 18 वर्ष से ऊपर या 18 साल हो चुका है, वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हैं, बाकी वोट दूसरा व्यक्ति डालेगा, सब आपको नहीं डालना है। तो इसमें बताना है क्या ये एक वोट और एक व्यक्ति का सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? राजनीतिक समानता से, सामाजिक समानता से, आर्थिक समानता से और कानूनी समानता से। दोस्तों याद रखिएगा, राजनीतिक समानता से। एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है, ये राजनीतिक समानता से रिलेटेड है, याद रखिएगा, राजनीतिक समानता से। जी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है? भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य, याद रखिए। ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी ब्रिक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए
चलिए देखते हैं। याद रखिएगा इस दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, सार्क। याद रखिएगा सार्क की स्थापना अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा 1985 में स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू है, नेपाल के काठमांडू। सार्क जिसमें टोटल 8 सदस्य आते हैं, याद रखिएगा 8 सदस्य, जिसमें मालदीव है, भारत है। टोटल अगर आपसे अगर सब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि सार्क के 8 सदस्य के नाम लिखे, तो याद रखिए नीचे से आपको शुरू करना है। पहला आपका श्रीलंका हो जाएगा, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा अफगानिस्तान, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां बांग्लादेश, और 8वां देश की बात करें तो याद रखिएगा वो मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मालदीव। 8वां देश क्या हो जाएगा? मालदीव। याद रखिएगा ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आसियान के सार्क के वो कितने देश है, तो सार्क में याद रखिए टोटल 8 देश है, जिनके नाम इस प्रकार से दिए गए। आप चाहे तो ये नाम देख भी सकते हैं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। आप याद भी रख सकते हैं, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव। जी दोस्तों देख लीजिए।